नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कुछ आप वहाँ से लेके नहीं उठते। ट्रू। जब आप कुछ कहीं से कुछ आप ऐसी चीज़ लेके नहीं उठ रहे, तो फिर आपका फ़ायदा क्या है वहाँ बैठने का, टाइम ज़ाया करने का। और वो भी एक कॉस्ट पे आप करें ना, अपनी फैमिली हाँ, अपना उससे तो काम बेहतर है छोड़ कि आप अपने घर वालों के साथ बैठ के एंजॉय करें, सही बात अपनी है। फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ। तो ऐसी जगह पे खोखले लोगों में बैठना मुझे पसंद नहीं है। मजबूरन मुझे बैठना पड़ता है, लेकिन बस ना मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे चींटियां काट रही हैं, उठो उठो बस उठो बस उठो बस उठो, ये होता है सही मेरे बात साथ। है, I can मुझसे नहीं understand. बैठा जाता, मेरी शक्ल पे आ जाता है। I बहुत can कम दोस्त हैं जिनके understand. साथ मैं बैठती हूँ, एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक है वो, लेकिन मुझे से फेक लोगों में मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा ये बताएं कि एक एज अ फीमेल एक्टर जब आप काम करती थी और अब आप जब दोबारा इंडस्ट्री में आई हैं, क्या कुछ चेंज हो गया है? क्या अब औरतों के लिए काम करना आसान हो गया है, बेहतर हो गया है, या उस वक्त बेहतर था? आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है? देखिए, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, काम करना बहुत आसान है। ओके। ठीक है, लेकिन अब चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी कुछ गलत बात भी करता है, तो आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, आपके एनजीओज़ इतनी, आप एक क्लिक पर है ना हर चीज़। तो मुझे लगता है कि अब बहुत आसान है लड़कियों के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हाँ, या अपने लिए स्टैंड लेना? प्रोटेक्ट करना आसान है अब। अब क्योंकि उस ज़माने में मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं था कि आप कोई आप किसी भी सोशल मीडिया पे डाल दें, जी मेरे साथ ये हुआ है, और वो चीज़ फैल गई और सब खड़े हो गए आपके लिए। ट्रू। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि जैसे अब ख़वातीन भी ना अब ज़रा झूठ भी बहुत बोलने लगी हैं, और उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है उन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, हर एक की इज़्ज़त होती है, बिल्कुल। और सबको मुझे लगता है ऐसे टाइम का अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सामना ज़रूर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी इंडस्ट्री के अलावा जितने मीडिया हैं जो दूसरे टाइप के काम करते हैं लोग, चाहे आप किसी भी फील्ड में चली जाएं, हर जगह ये है, कहीं ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि देखें बुराई और अच्छाई साथ साथ चलती है। लेकिन अगर हम माहौल की बात करें इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री की ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस की बात करें, तो आपको लगता है कि एज अ यंग फीमेल तब ज़्यादा आसान था या अब ज़्यादा बेहतर हो गया है? आई थिंक अब ज़्यादा बेहतर है। क्या दो तीन चीज़ें अब आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं, और अब काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत पैम्पर्ड रखते हैं आर्टिस्ट को, काफ़ी वो करते हैं। हाँ, जो नई आने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मैं देखती भी हूँ अक्सर, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। रिस्पेक्ट आई थिंक पहले ज़्यादा, मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं आई और मैंने एक ही ड्रामा किया और सब मुझे ड्रामाज मिलने शुरू हो गए, तो मैंने स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने में अपने काम के लिए, आने के लिए स्ट्रगल नहीं की मैंने। समझ आ तो मुझे लगता है कि शायद पहले और अब बराबर ही है। आई थिंक ओके। आप अब ज़रा खुले हो गए लोग, खुल के बोल देते हैं चीज़ें। साफ बोलते पहले हैं। लोगों में थोड़ी झिझक थी, डर था। रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। जब आप यंग लड़कियों से के साथ काम कर रही होती है, उसमें क्या चेंज नज़र आता है एज एक्टर्स आपको, फ्रॉम आप अपने टाइम से अगर कंपेयर करती हैं आप? तो मुझे देखें, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया अभी तक, क्योंकि मैंने इतना काम किया नहीं, मैंने जब काम छोड़ा था उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपना ही प्रोडक्शन की, तो अपनी प्रोडक्शन में काम करना तो बहुत इजी होता है ना आपके लिए। हाँ, तंग करते हैं लोग, नहीं करते हैं वो, तो सब चीज़ें हर चलती रहती हैं वक्त के साथ। लेकिन जब आप किसी और के साथ, फिर मैंने 20 साल बाद, आई थिंक 20 साल बाद काम शुरू किया था मैंने, नंद ड्रामा किया था मैंने, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा कि तो बहुत बदल गई है इंडस्ट्री। काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और सब करना, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना चीज़ों का, क्योंकि पहले तो हम जब काम करते थे तो 12-12 बज जाते थे, 1-1 बज जाता था, कुछ पता ही नहीं होता था कब पैकअप होना है, क्या होना है। अब हर चीज़ का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बेहतर हो गया है, काम बहुत बेहतर हो गया है, काम जो हमारे क्या कहना चाहिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है पहले से। लेकिन अब बस ये ज़रा सा हो गया है कि जो नए लोग आ रहे हैं ना, उन थोड़ा सा उनमें प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो काम से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। ये फ़ोन जो हाथ में होता है ना, ये रखा ही नहीं जाता उनसे। हम तो होते थे ना, हम तो अपने स्क्रिप्ट्स के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं थे। ट्रू। हम सोचते थे कि किस तरह बोलना है, सीन किस तरह बोलना है, सब नहीं, कुछ लोग।
उनका बस मेन मकसद होता है कि मैं फ़ोन चेक कर लूँ, मैं ये डाल दूँ, मैं स्टोरी डाल दूँ, मैं इंस्टा पे चली जाऊँ, अभी मैं लाइव चली जाऊँ या चला जाऊँ, वो ज़्यादा हो रहा होता है। काम पे तवज्जो कम होती है। उसके बावजूद इतना अच्छा काम करते हैं सब, लेकिन अगर वो इस पे ज़्यादा तवज्जो तो उससे अच्छा सही 100% दे सकते हैं अपना। सही बात है। अच्छा ये बताएं, आपने कुरान भी पढ़ा हुआ है तफसीर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह आप मेंशन कर रही थी, तो आपको तब कभी ऐसा फेस हुआ, और क्या अभी भी कभी जब आप मेंशन करती हैं फेस करना पड़ता है कि लोग अज्यूम करते हैं कि अच्छा एक्ट्रेस है तो कुरान तफसीर के साथ पढ़ा है, उनको नहीं रिलेट कर पाते हैं, उन्हें सरप्राइज़ होता है, ये फेस करने को मिला है आपको? पिछले साल हम हज पे गए थे और हम हज पे हम लोग मिना में थे। ओके। और फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलो थोड़ा चाय वगैरह पी लें, तो हम लोग चाय के लिए बाहर निकले तो मैंने देखा सऊद वहाँ खड़े हुए चाय पी रहे, तो मैं सऊद के पास चली गई। तो एक खातून वहाँ से गुजरी और वो वहाँ रुकी, वो मुड़ी और उन्होंने कहा कि तुम जवेरिया हो? मैंने कहा हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा फुटबॉल का मैच है, वो खेलने आई हूँ, आप भी आइएगा देखने। है? मैंने कहा तो फिर वो तो चली गई। तो सऊद ने कहा जवेरिया तुम हज पे आई हो, तुम किस तरह बात कर रही हो लोगों से? मैंने कहा सऊद आप उनका सवाल तो देखें। हाँ। मैं एहराम में मिना में खड़ी हूँ, खैमे में खड़ी हूँ, वो मुझसे कह रही तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? क्या हम हज नहीं कर सकते? बिकॉज हम एक्टर्स हैं तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ, ये फेस बहुत ज़्यादा अक्सर मिलादों में लोग कहते हैं आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? अरे भाई यहाँ कैसे, क्या मतलब? उनका सवाल यही होता है। बेचारे खैर सीधे लोग हैं, उनको उस वक्त वो देख के ना थोड़ा घबरा भी जाते हैं। आर्टिस्टों को देख के ना समझ नहीं आता कि क्या सवाल करें, तो वो इस तरह के अजीबोगरीब सवाल कर जाते हैं। लेकिन वो तो हद हो गई ना कि एहराम में मिना में हज पे हैं, कोई हाजियों के अलावा वहाँ जा नहीं सकता, और वो मुझसे कहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि अक्सर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे लगता है। हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं ना, और बहुत से लोग माशाल्लाह से, ये इतना जब मैं लोगों से बात करती हूँ इतनी चीज़ें आपको लोगों के बारे में नहीं पता चलती हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं, कुछ इतना आप लर्न करते हैं, आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा आती है, बहुत सी चीज़ें आप पिक करते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि कितने लोगों को कितना डिफरेंट टाइप का कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ ना। तो वो मेरे लिए बहुत एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। लेकिन फिर कभी कभी आप कमेंट्स ही पढ़ते हैं तो आप इसलिए असल में हमारे यहाँ लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि जिससे आपको मैसेज मिल रहा है वो मैसेज क्या है। अगर मैं कोई अच्छी बात कर रही हूँ, जैसे मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करती हूँ और उसमें अगर मैं कोई ऐसी बात कहती हूँ और कोई एक बात भी अगर किसी के दिल में चली जाती है, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए अपने लिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का इशू ये है कि वो ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है, अरे ये कौन होता है कहने वाला, यहाँ ये मसला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हुलियों से नहीं होता इंसान के। आप चले, मैं आपको बुरी लगती हूँ ना, आप मेरी बात ही मान लें। अगर मैंने कोई अच्छी बात कह दी तो उस बात को मान लें, छोड़ दें मुझे। यहाँ पर्सनल हो जाते हैं लोग। ये बड़ा इशू है। आपका कनेक्शन अल्लाह का आप दोनों के दरमियान है, उस पर कोई और कैसे कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगा कि एक अच्छा टाइम है जब हम इस कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस लोगों में भी डाल सकते हैं। हाँ, कि देखें हर इंसान थोड़ा सा जजमेंट्स कम होनी चाहिए मे बी ना। अल्लाह ताला किसको किस नज़र से देखता है ये किसी के फरिश्ते भी नहीं जानते, और हमें नहीं पता किसी का क्या, कितनी इबादत, कितना ताल्लुक अल्लाह से किस तरह का है, उसका यकीन कितना है, यू नो किसी चीज़ पे। क्या पता कि मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ कि मैं, अगर मैं चुन ली गई हूँ, अगर मैं अल्लाह की बात कर रही हूँ रमज़ान, चाहे मैं 1 मिनट के लिए भी कर रही हूँ, अगर मैं कोई मैसेज ही पहुँचा रही हूँ तो ये मुझे अल्लाह ने चुना है ना। बिल्कुल। मैंने 5 रमज़ान ट्रांसमिशंस की अगर, ठीक है, 5-5 6-6 घंटे की, और उसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। चाहे मैंने वो किसी से बात की, चाहे किसी ने मुझे कुछ बताया, मेरे कान वो सुन रहे थे, मेरी आवाज़ वो बोल रही थी, लाखों लोग वो सुन रहे थे। अल्लाह ने चुना है ना। बिल्कुल। तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि ये कौन होती है करने वाली? तुम कौन हो? मैं तो जो हूँ, मुझे तो अल्लाह ने चुन लिया, तुम कौन हो? मैं तो ये कहती हूँ। आप एतिकाफ में भी बैठती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस होता है? हाउ डज इट चेंज यू? यार बहुत साल हो गए तो बैठते हुए, मुझे लगता है कि शायद मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक मैं जब पहली बार बैठी थी उसके बाद कुछ चेंज फील हुआ था, और ओवर द टाइम क्या हर बार के बाद आपको कुछ? मुझे हमेशा से बड़ा ना एक अपनी तरफ खींचती थी ये चीज़। मेरी जो खालाएँ हैं, मेरी माशाल्लाह अम्मी 6 बहनें, तो हमारी खाला 2 जो हैं, 2 या 3 आई थिंक, वो बैठती थी एतिकाफ में।
और हम उनको, जैसे वो ख़वातीन का मदरसा था गली के कॉर्नर पर ही, तो वो वहाँ बैठती थी मदरसे में ही, घर वहीं से जुड़ा हुआ था, रास्ते मतलब एक मंजिल थी बड़ी सी, तो उस तरह। तो हम उनके लिए इफ्तारी वगैरह लेकर जाया करते थे, और उस वक्त मुझे बड़ा एक इंस्पायर करती थी ना वो चीज़ कि काश हम भी बैठें, काश हम भी बैठें। तो फिर जब मैं और मेरी बहन दोनों, हमने अम्मी से कहा कि हमें भी एतिकाफ़ में बैठना है, तो अम्मी ने फ़ौरन बोला कि हाँ बैठो, क्यों नहीं बैठोगी, बहुत खुश होंगी वो तो। हाँ, जबकि अम्मी को ये भी था कि हाय काम कौन करेगा मैं तो खैर इतना काम वाम नहीं करती थी, मैं बहुत कामचोर थी, लेकिन मेरी बहनें वगैरह करती थी। तो फिर हम दोनों बहनें पहली बार एतिकाफ़ बैठी, वो आई थिंक 1999 में, मुझे याद है, नहीं इस वाले घर में थे हम 98 में। ओके हाँ 98 में, जब से अब तक मैं बैठ रही हूँ, सिर्फ 4 मिस हुए मुझसे बस। दैट्स सो नाइस। अब मेरी बेटी भी बैठती माशाल्लाह, 2 दफ़ा वो भी बैठ चुकी है मेरे साथ। तो उसने खुद किया या आपने उसको बोला? उसने खुद बोला। वही ना, आप जो कर रही हैं उसने देखा, उसने पिक किया ना। उसने खुद बोला कि मामा मैं बैठ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, उसके स्कूल की छुट्टियाँ थी उस वक्त, तो मैंने कहा बेटा फ़ोन नहीं होगा, कहने की हाँ मुझे पता है। वाओ माशाल्लाह, एंड शी इज़ वेरी यंग। हाँ माशाल्लाह, उसने कुरान पाक ख़त्म किया मेरे साथ पूरा माशाल्लाह एतिकाफ़ में। तो जब मॉर्निंग शो छोड़ा था, मिस किया था फ़ौरन आपने? नहीं उस वक्त मैं बहुत ज़रा मुझे लगा कि हाँ जश्न आज़ादी मना रही हूँ मैं इतने दिनों से जश्न आज़ादी मुबारक, देर तक सो देर तक जागो फिर कुछ टाइम के बाद ना फिर मैंने मिस करना शुरू, मैंने कहा यार ये तो मुझे लोग याद आ रहे हैं, जो तो बैठते रोज़ थे की आके, रूटीन ना बातें याद आ रही हैं, हाँ। लोग आना बातें करना, उसका एक अपना मज़ा है। मुझे अगर मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ कि मुझे अगर होस्टिंग हो ना, तो मैं वो सबसे पहला मेरा जो है ना चॉइस वही होगी। तो सारी चीज़ों में वो राइटिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, हाँ, सबसे सिंगिंग और होस्टिंग में से होस्टिंग इज वन, होस्टिंग जो बेस्ट है आपका, क्योंकि वो नई चीज़ आपको करने को मिल रही है ना। अभी हम ये भी सिंगिंग बात में कर इतनी रहे अच्छी नहीं कर पाती, होस्टिंग में अच्छी कर लेती हूँ, तो थे। इसलिए तो मैं कहती लगता हूँ है कि होस्टिंग सही है। मुझे तो लगता है आप अच्छा गाती हैं। बस गा लेती हूँ, तो चलिए इतना इसी अच्छा पे नहीं सुना गाती। दें हमें आप, जो हम जिक्र कर रहे थे। मैं अपना ही लिखा हुआ आपको एक छोटा सा वो सुनाती हूँ। ये खुदा और मोहब्बत मैंने लिखा था, तो उसका एक पोर्शन ये था जो कि आप लोगों ने शायद कभी सुना नहीं होगा। हाँ, ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगू खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है, मैं मर जाऊँ ना इस गम में, ना कह पाऊँ कि चाहत है, मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है, खुदा के नाम। ये आपने खुद लिखा था? आपने वो कितना बताई थी, 700 एपिसोड्स लिखी हैं आपने किसी ड्रामे की? मेरे हर ड्रामे की एपिसोड्स बहुत लंबी गई हैं। सॉरी, पहले तो आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, मैं तो एक बात से दूसरी बात में निकल गई, मुझे ख्याल आया कि एंड शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ये हमारे लिए गुनगुनाया बहुत अच्छा। मुझे ना सुना हुआ था, लेकिन आई थिंक मैं भूल गई थी, फिर मैंने कोई शो देखा, मैंने कहा अरे आप तो गाती हैं, मैंने कहा लिख लो, आएंगी तो गवाना ज़रूरी है ना, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो आपने लिखा भी, और उससे पहले कभी नहीं लिखा था, मतलब बचपन में या कभी लिखने का बचपन में एक्सपीरियंस नहीं था? मैं कोशिश करती थी लिखने की, और वो जो जुम्मे के अखबार में कहानियाँ आती थी ना। अच्छा, छपा हुआ है आपका? अरे कोई एक भी नहीं छापा अच्छा, लोगों ने। सॉरी। इतनी मैं लपेट के लिफाफे लगा के स्टैम्पे और टिकट्स और पता नहीं क्या क्या, कभी नहीं छापा। भाई आप टीवी के लिए लिखना था ना आपने। देखे फिर जब मैंने साउथ को ये बातें बताई, साउथ ने कहा तुम लिखती क्यों नहीं हो, तुम लिखो, ये जिंदगी तुम लिखो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लिख सकती भाई, आपके पैसे लगे हुए प्रोडक्शन के बंद ही। सो ये जिंदगी आपका पहला राइटिंग एक्सपीरियंस था? जी। वाओ, ओके। तो पहली एपिसोड लिखी तो साउथ ने क्या रिस्पांस दिया, क्या अच्छा था, चेंजेस हुई, हाउ वाज इट? मैंने जो है एक्चुअली